फर्स्ट क्लास में क्या आपको बताया गया था? न्यायपालिका में क्या पॉइंट था? कोलेजियम था। अच्छा, शक्ति पृथक्करण। अगला हेडिंग है नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन। नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन क्या करें? पारदर्शिता नहीं बताया था, वो तो बता दिया था मैंने। न्यायिक सक्रियता आगे आपको बता देंगे, अभी बहुत बताना है। तो अगला है नेशनल अपॉइंटमेंट क्या? नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अगर हम पहले देखें इसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना क्या है, और फिर इसका हम देखेंगे एनालिसिस क्या है। संरचना तो बड़ा फैक्चुअल है, और फिर हम फैक्ट के बाद देखने का प्रयास करेंगे कि हाउ वी कैन एनालाइज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हमने पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। स्ट्रक्चर में पहला आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। स्ट्रक्चर में पहला आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीजेआई। फिर दो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और फिर लास्ट में है टू एमिनेंट पर्सन्स, दो विशिष्ट व्यक्ति। दो विशिष्ट व्यक्ति है, टू एमिनेंट पर्सन्स। ये स्ट्रक्चर है। भारत का मुख्य न्यायाधीश पहला है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, उसके बाद संघ सरकार का विधि मंत्री, और फिर दो विशिष्ट व्यक्ति। इसके बाद आप देखेंगे इन दो विशिष्ट व्यक्तियों की खोज के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई है, क्योंकि अगर सही में ध्यान से देखा जाए तो बाकी सभी एक्स ऑफिसियो है, पदेन है। यानी कुल मिलाकर कमीशन में इन्हीं दो लोगों का अपॉइंटमेंट होना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेगा ही, दो सीनियर मोस्ट जज हमेशा रहेंगे, बाकी संघ सरकार का कोई न कोई विधि मंत्री रहेगा, और विशिष्ट व्यक्ति। इस यानी कुल मिला के कमीशन में दो ही लोगों को अपॉइंट करना है, देयर टू पर्सन्स।
और 2 एमिनेंट पर्सन की खोज के लिए कौन सी कमेटी बनी हुई है? 2 विशिष्ट व्यक्तियों की खोज के लिए जो समिति बनी हुई है उसमें होगा पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और आप इस तरीके से, जैसे कि आप हर चीज को आप लोग लाइन मत लिखा करिए, ऐसे करके लिखा है तो रिवीजन में आसानी होती है। हमेशा ग्राफ बना के लिख लीजिए, रिवीजन में आसानी होगी। और वैसे लिख लीजिए फिर बाद में ढूंढेंगे। तो लेखन का तरीका ऐसा होना चाहिए जो रिवीजन को हमेशा आसान बनाए। सीजीआई। और अगला होगा विपक्षी दल का नेता या लीडर ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि इस समय अपोजिशन कोई लीडर है नहीं। विपक्षी दल का नेता या द लीडर ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, ये इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है। ये सर्च कमेटी है, जैसे लोकपाल में सर्च कमेटी है। तो दैट सर्च कमेटी विल डिस्कवर द नेम ऑफ 2 एमिनेंट पर्सन्स। ये सर्च कमेटी 2 विशिष्ट व्यक्तियों की खोज करेगी और फिर इसी के द्वारा ये बताया जाएगा कि कौन से 2 विशिष्ट व्यक्ति बनाए जाएं। 2 विशिष्ट व्यक्तियों का टेन्योर यानी 3 साल का होगा। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, उनको पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, उनके कभी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। और 2 में से एक सदस्य एक बार पिछड़ी जाति से, अनुसूचित जाति से, फिर जनजाति से, महिला से, अल्पसंख्यक से, तो हर समाज के वर्ग का रिप्रेजेंटेशन 2 में एक एक करके होना चाहिए। तो आप ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने पहले बता रखा है कि इन डेमोक्रेटिक कंट्री ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी अ डेमोक्रेटिक। दूसरी बात है प्रकार्य क्या है। अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? तो प्रकार साफ है। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और थर्ड, ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये मूल काम है जो भी कोलिजियम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि दैट कमीशन वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 99th अमेंडमेंट। 99th अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, लेकिन लेटर बाद में क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। आज भी संविधान में आर्टिकल 124A, 124B, 124C, ये तीनों बातें जुड़ी हुई हैं। संविधान में कुछ और लिखा गया है और अपॉइंटमेंट किसी और तरीके से होता है। तो इन दोनों बातों में बड़ा फर्क आ गया है कि संविधान में कुछ और लिखा गया है, अपॉइंटमेंट के तरीके और हो रहे हैं। तो अगला आप देखेंगे, तीसरा पार्ट है स्ट्रक्चर की बात की गई 124A में, फंक्शन 124B, और फिर पार्लियामेंट को शक्ति दी गई। इसलिए ये डिस्क्रिपेंसी आपको नहीं लगनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि संविधान में कुछ लिखा गया, व्यवहार में कुछ होगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अगर कोई संविधान का प्रावधान उसके खिलाफ है, उसका इफेक्ट फिर नहीं रहेगा। लेकिन अगर संविधान से हटेगा नहीं, संविधान से तभी हटेगा जब फिर से संविधान संशोधन लाया जाए। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय से कोई बात संविधान में न जुड़ेगा न हटेगा। हाँ, उसकी व्याख्या बदल जाएगी, व्याख्या बदल जाएगी। तो अभी कॉलेजियम, ये पूरा कमीशन संविधान में है, अपॉइंटमेंट होता है कॉलेजियम से। इसे जब भी आप कहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपॉइंटमेंट का सैद्धांतिक बात पूछी जाए, कमीशन, व्यवहारिक कॉलेजियम। अब आप देखेंगे कि तीसरा पार्ट क्यों बनाया गया? क्यों कहा गया कि
हमारे यहाँ ये कमीशन काम करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, तो कमीशन का निर्णय कितने बहुमत से होगा, कब इसकी मीटिंग होगी, किस केसेस में असहमति होगी, कार्यवाही लिखित होगी अलिखित होगी, ये कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो जैसे हमारे यहाँ जजेस की संख्या की बात की गई है, वेतन भत्तों की भी बात की गई है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। ठीक ऐसे ही यहाँ कहा गया है कि पार्लियामेंट शैल इनेक्ट लॉ, इसके बारे में संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। विधि का निर्माण किया जाएगा किसके लिए? कमीशन के प्रोसीजर को निर्धारित करने के लिए, आयोग की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए, फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोसीजर ऑफ कमीशन। आयोग की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए संसद विधि का निर्माण करेगी। फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, प्रोसीजर ऑफ कमीशन, यानी आयोग कैसे काम करेगा, किस बहुमत से निर्णय लेगा, कैसे असहमति होगी, ये सब कौन तय करेगी? संसद के द्वारा विधि से बनेगा, क्योंकि ये बातें कमीशन में दी नहीं गई हैं। यानी सर्च कमेटी कैसे काम करेगी, किन लोगों के नाम निकाले जाएंगे, एमिनेंट पर्सन में कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट बाई एक्ट। इसमें लिखा नहीं गया। अच्छा, हर संविधान में पार्लियामेंट को जगह दी जाती है, क्योंकि संविधान में ईच एंड एवरीथिंग कांट बी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर बात तो संविधान में लिखी नहीं जा सकती, इसलिए उसको हम पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू जगह देते हैं। अगली बात है कि मान लीजिए कैसे न्यायाधीशों का ट्रांसफर करना है, कैसे अपॉइंटमेंट करना है। एक बात लिखने से तो काम नहीं चलेगी। अब प्रोसीजर की बात फिर आ जाएगी, फिर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इसके लिए अलग एक्ट बनाएगी, और एक्ट कभी पार्लियामेंट बना नहीं पाई, क्योंकि कमीशन को काम करने की परमिशन मिली ही नहीं। उच्चतम न्यायालय ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो कमीशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। कुछ पूछना है बताइए। सही बात है, काम का है तभी तो पढ़ रहे हैं। नहीं, अब भाई संविधान में लिखा गया है। अब जो चीजें संविधान में लिखी गई हैं निश्चित तौर पर वो पूछ सकता है एग्जामिनर। और दूसरा, और मेंस में जब भी कोलिजियम की खामी बताएंगे, आखिर न्यायाधीशों की नियुक्ति पे विवाद बताएंगे, तो आप कमीशन का नाम लेना ही पड़ेगा। जब डिस्प्यूट की बात करेंगे कि आपके पास क्या विकल्प है, कैसे किया जाए, तो फिर आपको कमीशन का रेफरेंस चाहे अनचाहे लेना पड़ेगा, चाहे अनचाहे लेना पड़ेगा। तो हो सकता है भविष्य में ये भी हो जाए कि कभी एग्जामिनर पूछ रहे कि कमीशन में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, क्या खामी है, क्या कि संविधान में चीजें लिखी गई है, अभी भी है संविधान में, न्यायपालिका ने रद्द कर रखा है। दूसरा पार्ट आप देखेंगे, फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की प्रक्रिया। फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए संसद विधि का निर्माण करेगी। कमीशन की प्रणाली को निर्धारित करने के लिए कमीशन कैसे काम करेगा, संसद विधि का निर्माण करेगी। और नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे चलेगी, इसके लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। अब यह है कमीशन। आप ये बताइए, इस कमीशन को उच्चतम न्यायालय ने रद्द क्यों कर दिया? अच्छा, कमीशन की विशेषता आपको बता दें। कमीशन की विशेषता हमारे संविधान में क्यों बहुत महत्वपूर्ण दिखती है, शायद हमने राष्ट्रपति के समय भी आपको बता रखा था, फिर यहाँ याद दिला दें कि हमारे पूरे संविधान में सारी नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट को। सारा अपॉइंटमेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। हमारे यहाँ यूपीएससी भी कमीशन है, हमारे उच्चतम एससी, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, कई कमीशन है, फाइनेंस कमीशन।
ऐसा नहीं कि पहली बारी कमीशन आया, लेकिन अपॉइंटमेंट के बारे में इट इज द फर्स्ट कमीशन। हमने शायद आपको बताया होगा राष्ट्रपति के अध्याय में कि जब 90s के बाद गठबंधन की सरकार आई कि अपॉइंटमेंट के बारे में बड़े राजनीतिक विवाद होने लगे। किसी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, किसी ने कहा ऐसा होना चाहिए, और हर पार्टी ने कहा हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आप देखेंगे इट इज अ कंपोजिट मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट। कंपोजिट क्यों है? अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो यहाँ पे हमने किसका रिप्रेजेंटेशन दिया? हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसका दिया? जजेस का। यहाँ पे कार्यपालिका का, यहाँ पे पार्टी का। इसे कहते हैं कंपोजिट मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, कि हमने हर पदाधिकारियों को नियुक्ति में स्थान दे दिया, जबकि संविधान में केवल ये कही जाती है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। तो दिस इज नोन एज मोर कंपोजिट मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट। और पहली बार ऐसा दिखा कि गठबंधन सरकारों के दौर के बाद हमने संविधान में कई चेंज किए। तो ये देखने में तो मेथड अच्छा लगता है कि हम कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, सबको शामिल कर दे रहे हैं, पार्टी को शामिल कर दे रहे हैं। अब बताइए, अगर ऐसा मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट है तो ये तो बढ़िया है, इसमें भी आपत्ति हो सकती है क्या? न्यायपालिका ने इसे रद्द क्यों कर दिया? न्यायपालिका ने क्यों रद्द कर दिया? अब आप देखेंगे कि इसे रद्द क्यों किया गया है, क्योंकि अब यहाँ कानून मंत्री है। तो कानून मंत्री क्या कोई बेकार आदमी है क्या दोस्तों? मतलब हम क्या सोचते हैं, अगर कोई मंत्री है, कोई नेता है, तो मतलब बिल्कुल बेकार है क्या वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। अपने रिप्रेजेंटेटिव पे हम विश्वास नहीं करते। अजीब सी बात है। क्या करें? तो अब देखेंगे कि कई मामले पर इस पर विवाद उत्पन्न हो गया। यद्यपि जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, आखिर में क्यों इसको रद्द कर दिया गया। कई आपत्तियां इस पे की गई, और पहली आपत्ति है कि जो आपने कहा कि संघ सरकार के विधि मंत्री पर आपत्ति की गई। और इंग्लिश में कहावत है क्विड प्रो को, यानी लैटिन टर्म है, यानी आप मेरी पीठ खुजलाइए, मैं आपकी पीठ खुजलाऊं। यू आर रबिंग माई बैक एंड आई एम रबिंग योर बैक। इसका मतलब है, पीठ खुजलाने का मतलब है कि आप मुझे फेवर देंगे तो मैं आपको फेवर दूंगा। जो संघ सरकार का विधि मंत्री होता है उसका परमानेंट जॉब विधि मंत्री का है, परमानेंट जॉब लॉयर का होता है। रविशंकर प्रसाद का परमानेंट जॉब क्या है? लॉयर। आज विधि मंत्री हैं और सरकार गई, विधि मंत्री गया, लेकिन वो आज की डेट में कमीशन के मेंबर होकर तमाम जजेस को अपॉइंट कर देंगे, और उसके बाद सरकार चली जाएगी तो उन्हीं जजेस के अंतर्गत फिर वकालत करेंगे। अच्छा बिजनेस होगा कि नहीं? अब जिन जजेस को हमने बनाया वो वकील को फेवर निश्चित तौर पे करेगा। तो लोगों का पहला ऑब्जेक्शन, यानी ऑब्जेक्शन कोलिजियम पे नहीं है, कोलिजियम के कंपोजिशन पे है। क्या? हाँ बस यही बात। तो उसमें तो वो देखा था और भी लोग हैं, लेकिन यही न्यायपालिका मानने को तैयार नहीं है। कहा जाए उसमें और भी लोग हैं, लेकिन अब देखेंगे लोग कहते हैं नहीं, हमने न्यायाधीशों को बाकी लोगों को बराबर बराबर रखा। तो कार्यपालिका के लोग कहते हैं अरे भाई ये लोग हमें ऐसा मानते हैं हम कोई चोर और हो। राजनेता क्या है? कमाल है यार, ऐसी बात आप करेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ डिसऑनरिंग आवर डेमोक्रेसी, आवर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जिनका हमने रिप्रेजेंटेशन किया उनके बारे में ऐसी बात हम कर रहे हैं, उनका तो हमें सम्मान करना चाहिए। अच्छा दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे कमेटी में भी किसकी मेजोरिटी है? कमेटी में किसकी मेजोरिटी है? पॉलिटिशियन। पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन अगेन पॉलिटिशियन। तो लोगों का सर्च कमेटी में भी किसका बहुमत होगा? पॉलिटिशियन का। यहाँ पे आपत्ति नंबर 2। फिर ये कहा गया कि जो एमिनेंट पर्सन है, अब यहाँ पे आप इसे और कमीशन से कंपेयर कर सकते हैं। अब कमीशन से कंपेयर कैसे करेंगे? ओबीसी कमीशन, विमेंस कमीशन, एनएचआरसी, जिन जिन कमीशन में ऐसे लोगों को रखा गया है तो इनका सीधा मतलब ये है, उसमें कहा यह गया है कि कमीशन में ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो उस विषय में जानते होंगे। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में साफ तौर पे कहा गया है कि कमीशन में वो व्यक्ति होगा जो मानवाधिकार के बारे में जानकारी रखता हो। ओबीसी कमीशन वो व्यक्ति होगा जो पिछड़े वर्गों के बारे में जानकारी रखता हो। महिला कमीशन जो महिलाओं के बारे में जानकारी रखता हो। अब देखिए यहाँ पे एमिनेंट पर्सन, विशिष्ट व्यक्ति,
विशिष्ट व्यक्ति साथ हमने नहीं लिखा है कि ही मस्ट बी नोन ऑफ अ लीगल प्रोफेशन। अरे जो आदमी विधि को नहीं जानेगा, संविधान को नहीं जानेगा, वो क्या यहाँ पे काम करेगा? मनोज तिवारी एमिनेंट पर्सन होंगे या नहीं होंगे? फिर कौन होगा? फिर विशिष्ट व्यक्ति कौन होगा? अरे मनोज तिवारी क्यों नहीं होंगे? सपना चौधरी विशिष्ट व्यक्ति, ये तो विशिष्ट व्यक्ति है। अमिताभ बच्चन विशिष्ट व्यक्ति। यानी आपको डिफाइन करना चाहिए था कि विशिष्ट व्यक्ति का मतलब नहीं है, बल्कि एनी एमिनेंट पर्सन विच ही या सी मस्ट बिलोंग टू द लीगल प्रोफेशन। विधि के बारे में जानता हो, संविधान के बारे में आपने इतना महत्वपूर्ण पद है, एनएचआरसी के बारे में लिखा कि मानवाधिकार का जानने वाला हो, ओबीसी कमीशन के बारे में लिखा, इतना इंपॉर्टेंट कमीशन हम बना रहे हो, कुछ लिखा नहीं। दैट इज वेरी मच ऑब्जेक्शनेबल, दैट इज वेरी मच ऑब्जेक्शनेबल। तो यहां पे तो हमें प्रॉब्लम है, इसलिए इस पे आपत्ति व्यक्त की गई। और अब देखेंगे यहां पे तो फिर वही पॉलिटिकल डोमिनेंस था, यानी न्यायपालिका का। और लास्ट में आप देखेंगे पूरा शक्ति किसको दी गई, यानी ये नहीं बताया गया कि व्हाट इज स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो नहीं बताया गया। दूसरी बात है, ये कह दिया गया कि अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा? सीनियरिटी को महत्व दिया जाएगा या एफिशिएंसी को महत्व दिया जाएगा? ये तो संविधान में लिखा ही नहीं गया। ये सारा अधिकार किसको हमने दे दिया? पार्लियामेंट को। तो आलोचकों ने ये कहा कि धीरे से ये उच्चतम न्यायालय के सचिवालय से नियुक्ति की शक्ति को हटाकर कहां शिफ्ट करने का प्रयास था? विधि मंत्रालय में। और इसीलिए न्यायपालिका ने अब चीफ जस्टिस कौन होगा? नो क्वालिफिकेशन। भाई चीफ जस्टिस कौन होगा बताओ तो, पार्लियामेंट बताएगी। किस आधार पर जज को लेंगे? पार्लियामेंट बताएगी। रीजन का रिप्रेजेंटेशन होगा, एफिशिएंसी होगी या मेरिट होगी, एज होगा, कुछ भी उल्लिखित नहीं है। यानी सारी शक्ति हमने किसको दे दी? पार्लियामेंट को। और न्यायपालिका ने एक शब्द में कहा, इट इज अ वायलेशन ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी, काम खत्म। और न्यायपालिका ने एक बात कह दी, ये संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है। नसो सुनार की एक ही बात पर्याप्त है। अगर किसी मामले में न्यायपालिका केवल इतना कह दे कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है, बाकी उसके बाद कहने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अब अगर विश्लेषण करें, क्या वाकई से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवहेलना हो रही है? इज इट वायलेटिंग द ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी? ये न्यायपालिका ने यही कहा, ये हमारी स्वायत्ता का उल्लंघन कर रहा है और जुडिशियल ऑटोनॉमी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बताइए कैसे आपको लगता है कि जुडिशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ है ये? अच्छा, जुडिशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, एक ही शब्द की व्याख्या बहुत सारी होती है। जब न्यायपालिका ने कहा इट गोज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल ऑटोनॉमी, ये न्यायिक स्वायत्ता के खिलाफ है। और न्यायिक स्वायत्ता के खिलाफ है तो न्यायिक स्वायत्ता के मतलब आप क्या समझते हैं, कैसे खिलाफ है ये? तो आप बताइए, हमारे संविधान में न्यायिक स्वायत्ता क्या मतलब है? न्यायपालिका स्वायत्त है नहीं है? कैसे बताइए? क्या कैसे स्वायत्त है न्यायपालिका? और आपको फिर याद दिला दें, ऐसे क्वेश्चन पीटी में भी आ सकते हैं। आप जानते हैं कि पीटी में अप्लाइड और कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा आता है। अगर आप रट के जा रहे हैं 124 से 124 बी 124 सी, नहीं, एग्जामिनर का ध्यान नहीं हुआ वहां पे, तो आपको किताब मिल चुकी है, आप पढ़ के आए हुए हैं। अगर मैं पूछूं कि वाई ऑटोनॉमी, न्यायपालिका को हमने स्वायत्ता दी है, तो कारण आप बताइए, 3-4 पॉइंट बताइए। वाई न्यायपालिका के ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? क्या प्राप्त होती है, वही तो मैं पूछना चाहता हूं। यानी आप याद रखिए, इसीलिए आप बहुत ध्यान से चीजों को पढ़िए। वेतन भत्ते भारत की संचित नीति पे भारित होते हैं। इवन द पेमेंट सैलरीज ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट, दे आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
वेतन भत्ते भारत की संचित पे भारित होते हैं। 65 वर्ष के पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता। उन्हें हटाने के लिए संसद की एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। संसद का विशेष बहुमत है, जो आगे आपको बता देंगे। संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। न्यायाधीशों के आचरण के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, और न्यायाधीश अपने पद से रिटायर होने के बाद भारत के राज्य में स्थित किसी भी न्यायपालिका के सामने वह वकालत नहीं करेगा। इसका मतलब है आप किसी का, भाई देखिए, ऑटोनॉमी को प्रभावित करने का मतलब क्या है? अब मान लीजिए कंपनी का मालिक है, अपने एम्प्लॉय से नाराज हो जाए, उसका नुकसान कर सकता है। वो हटा देगा, नौकरी, वेतन भत्ता कम कर देगा। लेकिन गोगोई से अगर मोदी नाराज हो जाए, गोगोई की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गोगोई का वेतन भत्ता कम कर देंगे? नहीं। नाराज है, अपने घर बैठे रहिए। उनको सत्ता से हटा देंगे? नहीं। याद रखिए, आईएएस अधिकारी कई बार सोचते हैं कि नहीं, बॉस हमारा नाराज ना हो, बॉस ट्रांसफर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक ही ट्रांसफर करने का स्कोप ही नहीं है, खत्म मामला। 65 साल के पहले हटा नहीं सकते, वेतन भत्ता कम नहीं कर सकते, उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? बोल भी नहीं सकते। हमारे यहाँ तो संविधान में जितनी ऑटोनॉमी जजेस को मिली हुई है, दैट ऑटोनॉमी इज गिवन नन अदर देन जजेस। इसका मतलब संविधान निर्माता जानते थे कि न्यायपालिका कोई ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है जिसकी तुलना किसी भी ऑर्गन के साथ संभव नहीं है। ये हमारी न्यायपालिका जानती थी, ये हमारे संविधान निर्माता जानते थे। तो जब मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, एक शब्द का प्रयोग मैं खूब कर रहा हूँ, ऑटोनॉमी ऑफ जजेस, ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी, ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी हमारे संविधान में दी गई है, संविधान में दी गई है। तो अब आप बताइए, ये अपॉइंटमेंट का तरीका है। अब इस कमीशन से हम न्यायाधीशों का वेतन भत्ता कम कर रहे हैं? कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? धीरे से क्यों बोल रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उनको पहले पद से हटा रहे हैं? नहीं हटा रहे हैं। तरीका है। अब इस कमीशन से हम न्यायाधीशों का वेतन भत्ता कम कर रहे हैं? कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? धीरे से क्यों बोल रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उनको पहले पद से हटा रहे हैं? नहीं हटा रहे हैं। या उनकी हम आलोचना कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ऑटोनॉमी के जो पॉइंट है, ये उनका वायलेशन कैसे करता है? कैसे वायलेशन करता है उनका? शक्तियां कम कर रहे हैं। कौन शक्ति हमने कम की? बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सवाल है, न्यायाधीशों की ऑटोनॉमी उनके पद ग्रहण के बाद शुरू होती है, पद ग्रहण के पहले? क्या? या रिटायरमेंट के बाद भी? आप याद रखिए, न्यायपालिका का तर्क ये है, न्यायपालिका का तर्क है कि ठीक है कि आप वेतन भत्ते कमीशन से नहीं कम कर रहे हैं, आप हटा नहीं रहे हैं, आचरण पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यायाधीशों की स्वायत्तता नियुक्ति से ही शुरू होती है, क्योंकि नियुक्ति में इंटरफेरेंस होगा तो निश्चित तौर पर इससे न्यायपालिका डिमोरलाइज होगी। तो ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी बिगिंस फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, नॉट आफ्टर द अपॉइंटमेंट। न्यायपालिका का तर्क ऐसा है, और इस तर्क में वजह इसलिए है कि आप देखेंगे 73 में सुपरसीड किया गया, 73 में कई जजेस को सुपरसीड किया गया, अपॉइंटमेंट कई मामले में विवादास्पद हुए। तो न्यायपालिका कहना है कि नहीं, हमारी ऑटोनॉमी अपॉइंटमेंट से पहले शुरू होती है। और अभी आप देखेंगे वर्तमान में एक नया मुद्दा आ गया है। अभी आपने देखा होगा इस लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एक जज ने रिजाइन कर दिया और लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में आ गए। क्या किसी जज को राज्यपाल बनाना उसकी ऑटोनॉमी का उल्लंघन है या नहीं है? चीफ, आप जानते हैं सदाशिवम, जस्टिस सदाशिवम, जस्टिस सदाशिवम ही वॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जैसे रिटायर हुए उनको तुरंत कौन सा ऑफिस दिया गया? राज्यपाल। और जानते हो गवर्नर का आपको ऑफिस कैसे मिलता है? राष्ट्रपति इसलिए खुश होना चाहिए, और राष्ट्रपति बिना वजह खुश होता नहीं दोस्तों। राष्ट्रपति खुश करने, बॉस खुश हो रहा है, इसका मतलब कोई काम आपने किया है। और ये बड़े ध्यान देने की बात है, मामला सदाशिवम को राज्यपाल बनाने का है या बाकी लोगों को संदेश देने का है कि हाँ जी कहना है तो बड़े प्रॉफिट मिलेंगे।
गवर्नमेंट के साथ रहोगे तो मालामाल कर देंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ रहोगे तो हलाल कर देंगे। क्या संदेश है? ये केवल सदाशिवम का अपॉइंटमेंट है, पूरी न्यायपालिका के लिए मैसेज है। बहुत गंभीर मुद्दा है ये। और आपको याद दिला दे, सरकार की एक प्रशंसा न्यायाधीश को कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। नई नई मोदी सरकार बनी थी, एचएल दत्तू देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक सार्वजनिक कार्यक्रम था और एचएल दत्तू ने बोलते हुए ये कह दिया कि मोदी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो बड़े त्यागी किस्म के व्यक्ति हैं, संत किस्म के व्यक्ति हैं। मोदी ने कहा, ओ बॉस खुश हुआ बेटा, चिंता की बात नहीं है। और दोस्तों, दत्तू बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। प्रधानमंत्री के एक लाइन आपने तारीफ कर दी, कहां से कहां पहुंच गए, अंगुली कर दी। बताइए, अब बताइए, न्यायाधीशों का काम क्या है? सरकार की तारीफ करना। किसका क्या काम है? एक बात याद रखिए, पत्रकार, जर्नलिस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी में जिस दिन पत्रकार सरकार के साथ चलने लगे और जिस दिन न्यायाधीश सरकार के साथ चलने लगा, पूरी व्यवस्था धड़ाम से गिर जाएगी, पूरी व्यवस्था डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। इसलिए आजकल तो नया डिबेट आ गया है। हमारे संवैधानिक माता ये नहीं सोच पाए थे कि न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्त के बाद भी उनको ऑफर दिया जा सकता है, और आजकल ऑफर दिए जा रहे हैं। तो अब बताइए, रिटायरमेंट के बाद आसानी से सुकून से जीवन जीना चाहेंगे या फटफट करते रहेंगे? भाई 65 साल में हम रिटायर हो गए, उसके बाद गवर्नर का पद मिल गया। भाई केरला जैसे राज्य में दोस्तों, ओ माय गॉड, केरला में गवर्नर का पद मिल गया और गवर्नर के तो वो जलवे हैं दोस्तों, मैंने कई बार बता दिया कि नहा के आए तो नाड़ा भी तो कोई दूसरा बांधने के लिए तैयार रहता है। गवर्नर का जलवा है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाए, राजभवन एक ऐसी जगह पे राज्य में होता है जो उस जगह का सबसे खूबसूरत स्थान होता है, राजभवन। कहीं आप चले जाके देखिए, राजभवन जाने में दोस्तों अब 2-4 लाइन तारीफ कर दे, अरे एक डिसीजन सरकार के फेवर में दे दिया, क्या हो जाता है इससे? कहां 5 साल और कहां एक निर्णय, क्या किस पे दांव लगाएंगे? जो संविधान की माता कल्पना नहीं की थी, आज वैसा हो रहा है। बताइए कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए? इसे ये डिबेट का मुद्दा अपने आप में बनता है कि, लेकिन दूसरी बात, न्यायपालिका ने कहा कमीशन भी खराब है। अब सवाल है, कमीशन भी खराब है, कोलिजियम भी खराब है, दोनों खराब हो गया। जब दो ही खराब चीज है तो किस खराब को चुने? कम खराब को। एक बात याद रखिए दोस्तों, हमेशा परफेक्ट विकल्प आपको मिलता नहीं, इसे 2-3 ऑप्शन आ रहा है तो कम खराब ऑप्शन है वो चुन लीजिए। खराब तो दोनों है, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, तो उसे में किसी कम खराब को चुन लीजिए। सभी चोर है, कम वाले चोर का चयन करिए। अभी जनता बड़ी होशियार होती है, जनता से पूछा जाए कि बताओ यार ये जो चुनाव हो रहा है इसमें क्या कौन है, अरे उन्होंने कहा भैया सब इसे बेकार है। हमें कहा चुनो किसको? उन्हें चुनना पड़ेगा, कम बेकार को चयन कर लेंगे। कोलिजियम कम बेकार है, कमीशन क्या? लेकिन कोलिजियम में रिफॉर्म की बात की जानी चाहिए जो लगातार हो रही है, और आपने देखा होगा कि तब नेक्स्ट इशू आ जाए रिफॉर्म इन कोलिजियम। नेक्स्ट इशू है रिफॉर्म इन कोलिजियम। अच्छा, आपके मन में रिजल्ट के बारे में जरूर हलचल हुई होगी सुबह से, और आप ये सोच रहे होंगे कि कब हम बताएं, कब बताएं। आप बेचैन होंगे, मुझे पता है, लेकिन आप बता नहीं रहे। मैं भी आपके पेशेंस की परीक्षा कर रहा था। मुझे लगा थोड़ा एक टॉपिक पहले हो जाए, पढ़ना हमारा पहला टारगेट है। और अभी तो आप एकदम पीटी को ध्यान में रखिए। हमारे यहाँ जो पहला रिजल्ट है चंद्रकांत रेड्डी, ही सन 208 रैंक है उनका, इंग्लिश मीडियम से है चंद्रकांत रेड्डी का पहला। और वो भी 3-4 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे थे। उसके बाद ऑफिस में रहते हुए अटेम्प्ट उन्होंने दिया है। वो ध्यान देने की बात है, कॉपी में कभी आपको सबको दे दूंगा, अब उसको देखिए कि कैसे लिखा जाता है और कैसी एक बात कहने पे इसलिए देखो, एक बात आप अगर आप ये देखें कि इंग्लिश मीडियम में रिजल्ट है तो आपको डिस्करेज होने की आवश्यकता है, आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है।
मेरी उम्मीद थी कि थोड़ा सा उम्मीद से नीचे रैंक है, और देखिए मार्कशीट इसलिए अभी सही में रिजल्ट बताना ठीक नहीं, जस्ट वेट फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, मार्कशीट आ जाए। रैंक कई बार अगर तो इंटरव्यू में अगर 10 नंबर नीचे चला गया तो आपकी 50 रैंक नीचे आ गई, ऐसा मामला होता है। तो रैंक तो अल्टीमेट डिसाइड नहीं करती, मार्क्स अल्टीमेट डिसाइड करता है। हमारा काम तो क्या है, हम विषय में आपको मार्क्स ठीक मिलना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होता है। दूसरा एक रिजल्ट है कि जो जितेंद्र यादव हैं राजस्थान से, 2 लोग राजस्थान से, एक आंध्रा से, वो भी इंग्लिश मीडियम के हैं। शिव सिंह हिंदी मीडियम से हैं, एक हिंदी मीडियम 2 इंग्लिश मीडियम। शिव सिंह का रैंक लगभग 577 या ऐसे कुछ आसपास है। शिव सिंह मीना, उनका पहले भी सिलेक्शन हो चुका था, इस बार उनकी रैंक थोड़ी आगे बढ़ गई है। जितेंद्र राजस्थान से हैं, उनका 407 या 408 है। ये 3 लोग हैं। और हमने बार बार बताया कि हम कभी भी इंटरव्यू का रिजल्ट ना आपको बताते हैं ना छापते हैं, हम इंटरव्यू के लिए कभी कोई क्लास लेते ही नहीं। जो भी हमारे रिजल्ट हैं वो क्लास से हैं, वो आप आते हैं यहाँ पे या जो भी टेस्ट सीरीज से होता है, तो हम कभी इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं छापते। फिर भी थोड़ा सा मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि एक किसी स्टूडेंट की मुझे बहुत उम्मीद थी, अब फिर इसलिए रिजल्ट उनका नहीं हो पाया। लगातार मेरा ऐसा परसेप्शन कभी गलत नहीं हुआ है, पहली बार थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ कि एक स्टूडेंट की मैं बहुत उम्मीद कर रहा था, उनका नहीं हो पाया। तो अब अभी दिन कहा कि मार्कशीट जब आएगी तो आपको क्लियर कट पता चलता है कि मतलब किसी के एसएम खराब हो गया। पिछली बार देखें ज्यादातर ऐसे बड़ी फिलोसफिकल आए थे, बड़े फिलोसफिकल, ऐसे 250 नंबर का है, 250 में किसी को 200 180 मिल गया, किसी को 100 नंबर मिल गया, इतना ही बाहर जाने का पर्याप्त कारण है। बहुत डिटरमाइनिंग, कहाँ कहाँ फैक्टर। अब किसी का थोड़ा सा 20 नंबर इंटरव्यू में कमा गया और 50 नंबर एसएम कमा गया, बाहर हो गया वो, और 2 मैनेज हो गया, अंदर हो गया। तो ये चीजें थोड़ा सा आगे पीछे करती है। तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि लगातार पढ़िए, खूब पढ़िए। देखिए कंपटीशन बहुत है, देख रहे सारे इंजीनियर्स ने एकदम धमाका मचा रखा है। इसलिए ये कहना कि भाई कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। और ये जिन लोगों को पीटी देना है एकदम जी जान लगा के, अभी तो आप एग्जाम के बाद फिर मेंस की बात करिए। और जिन लोगों को मैं बता, कॉपी भी आपको दिखा दूं कैसे लोग लिखते हैं, आप उससे कुछ सीख, लेकिन आपको अपने तरीके से मेहनत करना है। हाँ, बस अभी एक आश्वासन आपको है कि पढ़ाने में किसी भी कीमत पे आपको किसी भी कहीं भी आप जाके देख लेंगे, कहीं पढ़ लेंगे, इंग्लिश हिंदी में मीडियम है तो आपको कहीं भी सेकेंडरी मटेरियल या सेकेंडरी टीचिंग नहीं होती। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है, आपको मेहनत ज्यादा करना है। और इसलिए मैं खूब अच्छे से लिखिए जो, लेकिन अभी जिनको पीटी देना हो पीटी दीजिए, बाकी जिनको अगला टारगेट करना हो लिखिए। तो आप अपने इंप्रूवमेंट से बेहतर कर सकते हैं, बजाय कि ये कहे कि फ्रस्ट्रेट होना जीवन में कोई विकल्प नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि अपने टॉपर को भी सुना, उसका पहला पीटी नहीं हुआ था, इससे होता है। और दूसरी बार आप देखें दोस्तों, टॉपर्स में कुछ खास बात तो होती है, टॉपर मैथमेटिक्स ऑप्शनल से है। अब किसी से आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट पूछेंगे मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्या क्या क्या, पता नहीं क्या क्या उसका सुबह सुबह नाम मैं नहीं लूंगा, वो क्या क्या बता देगा। टॉपर्स में कुछ खास बात तो होती है दोस्तों। इतना आदमी फर्म डिटर्मिनेशन का होना चाहिए कि मैंने चूज कर लिया वो सही होगा, दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कुछ तो खास बात होती है। तो भीड़ में चलने का आदत कभी नहीं होनी चाहिए कि जो ज्यादा लोग कह रहे हैं वो सही है, नहीं हो सकता मेरा अपना ओपिनियन सही हो। इसे खूब मेहनत से पढ़िए, एक ही विकल्प है कि लगातार मेहनत करते रहना, बाकी ऑप्शन, और हमेशा आशावादी रहना है कि अच्छा हमारा होगा, दूसरे पे निर्भर। अगर दूसरा कोई बन भी गया, और मैं अभी मार्कशीट आने में चंद्रकांत को बुला दूंगा और आप देखेंगे कि कैसे, जो देखने में आपको बहुत सिंपल लगता है, लेकिन मेहनत और ऑनेस्टी तो होती है लोगों में, जो भी तुक्के से तो रिजल्ट नहीं होता। हाँ, रैंक संयोग की बात होती है। हमने फिर कहा ना कि 2 4 10 नंबर इधर उधर आया तो आपको, और रिजल्ट के बाद जितनी मार्कशीट आएगी तो आपको दिखा देंगे कि आखिर में नंबर कैसे आ रहे हैं, तभी तो आपको फर्क पड़ेगा कि हिंदी मीडियम में नंबर कैसे, इंग्लिश में कैसे नंबर, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे पिछली बार, राम सिंह गुर्जर, राजस्थान से, बीए किए हुए थे। पिछली बार उनका पीटी नहीं हुआ, पिछली बार मेंस इंटरव्यू दिए, पीटी नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया सिलेक्शन नहीं हुआ उनका था, मतलब इंटरव्यू दिया सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन पोल साइंस उनके नंबर 298 थे। इसलिए रैंक नीचे आ जाए तो सब्जेक्ट के नंबर का हम ऐसा डिसाइड नहीं करते। किसी का सिलेक्शन ना हो सकता, सब्जेक्ट में नंबर अच्छा हो सिलेक्शन हो गया, किसी का सिलेक्शन हो सकता है सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ना हो, सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, बी हैप्पी, निगेटिव माहौल मत, क्योंकि आप देखिए कंपटीशन टफ है, ये सच बात है। कंपटीशन टफ है तो अपने आप को इंप्रूव करें, डोंट बी डिसर्टन, डोंट बी पेसिमिस्ट, क्योंकि निराशावादी होना फिर वो तो जीवन को खराब करता है। और क्यों ना हम इस तरीके से सोचें कि
भाई जो अभी तक नहीं वो अभी होगा, बजाय कि हम ये सोचे कि नहीं हो ही नहीं सकता। तो आपने क्या लिखा? हाँ, कॉलेज में सुधार। और चंद्रकांत की बात तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको बताते हैं कैसे, कई बार मैं आपसे जो उम्मीद करता हूँ कि देखिए एक टेस्ट मैंने उनको इम्प्रूव किया था, पहला टेस्ट उन्होंने लिखा, मैंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, और एक बार उन्होंने मैं लाइन बता दिया कि देखो इस लाइन पे आप चलो, कि वो ऑफिस में काम करते थे, तो मैंने कहा नहीं ये लाइन तो नहीं पड़ेगी, ये लाइन पे आप लिखो, जो आप लिख रहे हो उससे ठीक नहीं। एक टेस्ट के बाद पहला टेस्ट इतना खराब, दूसरा टेस्ट में रेडिकल चेंज, मतलब ये होता है सीखने की प्रवृत्ति। और कई बार जब निराशा मुझे कब होती है, मैं लगातार बता रहा हूँ ऐसा लिखो ऐसा लिखो ऐसा लिखो, फिर उससे नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा फिर ये हमें ध्यान में रखना है कि हम बता रहे हैं उसको तुरंत आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, तब तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत फर्क है, मैं कॉपी आपको दिखा दूंगा जितने भी लोग हैं। क्या आपने लिखा? कॉलेजियम में सुधार। और मैं कोशिश करूंगा चंद्रकांत का, भाई चंद्रकांत या जितेंद्र कभी कोई मौका मिले तो मैं बोल, शिव सिंह तो पिछली बार भी आए थे, तो अगर ये लोग दो लोग कभी खाली होते हैं बात करूंगा तो आपसे मैं इंटरेक्शन करवा दूंगा। लेकिन पीटी के बाद या पीटी के पहले? तो लिख लीजिए, क्या हेडिंग आपने लिखा? कॉलेजियम में रिफॉर्म। अब देखिए जरा कॉलेजियम में रिफॉर्म कैसे किया जाए। कॉलेजियम में कैसे सुधार किया जाए। अगर कॉलेजियम में रिफॉर्म की बात है, इसे बंद करना है, होनी तो है। अब दो ही कहेगा बंद करने के लिए, कोई कहेगा चलाने के लिए, आप लोग पहले डिसाइड कर लो, आम सहमत बना लो क्या करवाना है। तो पहला, कॉलेजियम में रिफॉर्म का इशू क्या है, पहला देखें। कॉलेजियम में रिफॉर्म का मुद्दा क्या है, हो गया। देखिए कॉलेजियम में रिफॉर्म का जो पहला मुद्दा है, पहला कॉलेजियम में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। पहला, कॉलेजियम में पारदर्शिता होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ ट्रांसपेरेंसी इन द कॉलेजियम। कॉलेजियम में पारदर्शिता होनी चाहिए। अब पारदर्शिता का मतलब है, ये पहला इशू, ये कॉलेजियम की कार्यवाही लिखित होनी चाहिए। कॉलेजियम में न्यायाधीशों की योग्यता का बिल्कुल आधार होना चाहिए कि आखिर में क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, किन लोगों को न्यायाधीश बनाया गया, किन लोगों को न्यायाधीश नहीं बनाया गया, इसका बाकायदा एक पारदर्शी मामला होना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति को पता चल जाए कि न्यायाधीश बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है एंड व्हाट आर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नॉट अपॉइंटेड एज ए जज। पहला मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी का। दूसरा है सीनियरिटी और मेरिट का। दूसरा मुद्दा है सीनियरिटी इज बेसिक इशू और मेरिट। तो उत्तर है दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वरिष्ठता का भी सीनियरिटी का भी। और सच पूछिए, जो एक बात है जो कहीं लिखी नहीं जाती सीनियरिटी या मेरिट के अलावा, रीजनल रिप्रेजेंटेशन। यहां तक कि कुछ कह लीजिए हर जाति धर्म लिंग और धर्म का भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इट्स नॉट ओनली रीजनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि लोकतंत्र में अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में हर संस्था डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कहीं से इंजीनियर आ जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि जहां भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बेहतर किया जाए।
तो हर समुदाय का, इसलिए रीजनल रिप्रेजेंटेशन को भी उतना ही अच्छे से ध्यान दिया जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, यानी सीनियरिटी वर्सेस मेरिट में दोनों का सामंजस्य किया जाना चाहिए। जैसे कर्नाटक के मामले में देखेंगे, अभी कर्नाटक के मामले में देखें, जस्टिस अब्दुल नजीर को 3rd सीनियर होने के बावजूद भी उच्चतम न्यायालय में लाया गया। इट मीन्स मेरिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम सीनियरिटी। तो वरिष्ठता के साथ भी कुशलता का उतना ही महत्व है, इसको ध्यान में रखा गया। तो कोलिजियम की कार्यप्रणाली में इन सब मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कैसे हम दोनों कंबाइन करें। जबकि सरकार का ज्यादातर ध्यान होता है सीनियरिटी पर, न्यायपालिका का ज्यादातर ध्यान होता है, सरकार का ध्यान कहाँ होता है? मेरिट पे। न्यायपालिका किस पे एम्फेसाइज करती है? सीनियरिटी पे। दोनों का बेहतर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा जो इशू है कि कोलिजियम में सरकार का रोल कितना होना चाहिए या इंटेलिजेंस की भूमिका कैसी होनी चाहिए। कोलिजियम के पूरे काम में इंटेलिजेंस की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सरकार की भूमिका। जैसे कि क्या इंटेलिजेंस को पब्लिक किया जाए या इंटेलिजेंस को छुपाया जाए, डिस्क्लोज न किया जाए। हर न्यायाधीश के बारे में गृह मंत्रालय के द्वारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट रखी जाती है। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या है, केवल गृह मंत्रालय जानता है। अब मान लीजिए किसी न्यायाधीश को हमें नियुक्त करना है और इंटेलिजेंस ने कहा है कि नहीं, इस न्यायाधीश का संबंध उल्फा के साथ है, तो इंटेलिजेंस का मतलब है कि सरकार इस रिपोर्ट को रखे या न रखे। अभी तक सरकार इस रिपोर्ट को न्यायाधीशों से शेयर नहीं करती। सरकार के द्वारा जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है न्यायाधीशों शेयर नहीं की जाती, जबकि न्यायाधीशों ने कहा कि नहीं, हमें शेयर करिए। हमें क्या पता है, क्योंकि कोलिजियम ने कोई भी नियुक्ति की और सीधे न्यायपालिका रद्द कर देगी। कोलिजियम ने कोई नियुक्ति की और सीधे सरकार रद्द कर देगी। सरकार को एक लाइन बस कहना है कि इनके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट एडवर्स है, पर्याप्त है, उसके बाद आप कुछ नहीं पूछ सकते। तो सवाल है इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है उसको पब्लिक किया जाए। अभी कुछ दिनों मामला डिस्प्यूट में था, तो सरकार ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट को हम पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसी न्यायाधीश का कैरेक्टर उससे खराब हो जाएगा, तो न्यायपालिका क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। तो वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट केवल सीजीआई को शेयर किया जाएगा, बाकी किसी को शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे अपने आप में एक इशू है जहां पे, और चौथा नेशनल सिक्योरिटी। और पांचवा स्क्रीनिंग कमेटी। ये 5 मूल मुद्दे हैं। सुधार समिति, स्क्रीनिंग कमेटी। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि बार बार सरकार कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति को सरकार रोक सकती है। न्यायपालिका कह रही है नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या है हमें बताइए। सबसे ज्यादा स्टम्बलिंग ब्लॉक यही माना जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी के भी अपॉइंटमेंट रोके जा सकते हैं। और क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट उसके बारे में एडवर्स है। इसका मतलब है, अब मान लीजिए कि बीजेपी सरकार है, कोई कांग्रेस से संबंधित कोई लॉयर किसी मामले में सिलेक्ट हो गया या सरकार की आलोचना करने में लॉयर सिलेक्ट हो गया, तो उसके नाम को पीछे करने के लिए सरकार को एक लाइन लिखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है। न्यायाधीश गया। इसलिए ये दोनों मसले आपस में जुड़े हुए हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का मतलब है इसको पब्लिक किया जाए, पब्लिक न किया जाए। पब्लिक करने में घाटा क्या है? क्योंकि जो जज है उसके बारे में पूरी भारत जान जाएगा, भाई ऐसा जज है, बड़ा भ्रष्ट आदमी है, तो इसका उल्फा के साथ संबंध है, तो पूरी की पूरी न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी ही दांव पर आ जाएगी। तो हर तरीके से प्रॉब्लम है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला इससे जुड़ा हुआ है। लास्ट में कहा गया एक स्क्रीनिंग कमेटी होनी चाहिए।
माने कोलिजियम अगर अपॉइंटमेंट करे, कोलिजियम रहे, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे, लेकिन कोलिजियम अब 5000 जज के नाम न्यायाधीश के लिए विचार में है, या 5000 लोगों के नाम दिए गए कि आप किसी उच्चतम न्यायालय में रिकमेंड करेंगे, और 5000 लोगों के नाम को 5 लोग कैसे स्क्रीन कर लेंगे? स्क्रीनिंग कमेटी का मतलब है, जब मान ली कोई आप यूपीएससी में फॉर्म भरते हैं तो बाकायदा इसको स्क्रीन किया जाता है, उसका रोल नंबर फीड किए जाएंगे, एक एक नाम को देखा जाएगा, तब तो सारे रिजल्ट बनते हैं। अब स्क्रीनिंग के लिए पूरी 20-20, 25-25 लोगों की कमेटी होती है, कंप्यूटर में रोल नंबर फीड करेंगे, तब सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज होगी। तो ये कहा गया, सरकार का तर्क है कि कमेटी बना दी जाए रिटायर्ड जज की, रिटायर्ड जज की कमेटी बना दी जाए, उसमें रिटायर्ड 3 मेंबर हो जाएंगे, तीनों मेंबर सरकार अपॉइंट करेगी, और स्क्रीनिंग जज के द्वारा अगर 5000 एप्लीकेशन है, शॉर्ट करके 10-20 पे लाया जाएगा, और 10-20 का नाम किसको दे दिया जाएगा? कोलिजियम को, और कोलिजियम फिर सेलेक्ट कर ले। ये सारी रिफॉर्म की बातें हैं कि कैसे कोलिजियम को रिफॉर्म किया जाए, और आज लगभग समस्या हल के कगार पे है। इसे को आप जानते हैं, इसे को लोकप्रिय भाषा में कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। न्यायाधीशों की नियुक्ति की इसी बात कहा जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये कोलिजियम रिफॉर्म की बात अभी लिखवाना है आपको। आपने देखो किताब में सब दे रखे गए हैं, एक एक इशू, ट्रांसपेरेंसी का इशू क्या है, सीनियरिटी मेरिट का इशू क्या है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, और स्क्रीनिंग कमेटी की बात क्या है। क्या करें? तो ये सारी बातें लिखी गई हैं। इसलिए अब हम न्यायपालिका के प्रशासनिक ढांचे से थोड़ा बाहर निकलेंगे, उसके बाद निकलेंगे न्यायपालिका के न्यायिक कार्य। यदि 2 बातें भी बची हैं कि कंटेम्प्ट और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वो आगे आपको बता देंगे। लेकिन थोड़ा सा न्यायपालिका के न्यायिक काम पढ़ लें, प्रशासनिक बहुत हो गया। अब जरा हम न्यायपालिका के न्यायिक कार्य पर आए। यहां तक कुछ पूछना तो बताइए, तो फिर आगे बढ़े। अब लेट्स सी जुडिशियल फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। और पहले बेसिक आपको बता दें, फिर लिखने की लैंग्वेज आपको बता दें। जरा बेसिक पहले बता दें कि न्यायपालिका के न्यायिक काम क्या है। आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ के आए हैं? अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स आपको हम रेफर करेंगे 32 से, 19 से, 21 से, जब भी न्यायपालिका के हम इन कामों को आके देखेंगे। और पहले बेसिक आपको बता देंगे, फिर हम लिखने की भाषा का प्रयोग करेंगे कि न्यायपालिका वर्सेस पार्लियामेंट, फिर आ जाएंगे न्यायपालिका बनाम पार्लियामेंट, न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। न्यायपालिका और सामाजिक न्याय। लेकिन पहले जरा उच्चतम न्यायालय के बेसिक काम देखें। और अभी आपने अगर ध्यान दिया हो कैसे हम बेसिक से ध्यान रखते हैं। अब जीएस में कैसे बेसिक चीजें पूछी जाती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया, आपने देखा? कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया, आपने देखा? आप बताइए, अगर कांग्रेस, अच्छी बात, अगर पॉलिटी का स्टूडेंट है, जीएस के स्टूडेंट है, कांग्रेस घोषणा पत्र जरूर देखिए। यद्यपि सवाल आएगा नहीं पीटी में, कांग्रेस घोषणा पत्र सवाल में नहीं आएगा, उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आप बताइए, अगर कांग्रेस घोषणा पत्र देखा तो न्यायपालिका के बारे में उसमें क्या ऐसा लिखा गया है? क्या न्यायिक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की, अच्छा, दोबारा स्थापना करना। और अगर मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट जुडिशरी इन द कांग्रेस मैनिफेस्टो? कांग्रेस घोषणा पत्र में न्यायपालिका के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है? और संयोग की बात है, अब किताब में लिखा गया है। इसका मतलब आपकी किताब आने वाले समय में जो चेंज होगा उस आकलन को हम ध्यान में रखे हुए हैं। गया है न्यायपालिका के बारे में कि क्या हम उच्चतम न्यायालय के स्थान पर, क्या हम उसको अपील के कामों से मुक्त कर दें और अपील के कुछ क्षेत्रीय
दें, अपील के क्षेत्रीय न्यायालय की बात आप किताब में दी गई कि नहीं? क्या दिया गया है? इस पर हम विचार करेंगे। इसका मतलब ये आने वाले समय में महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कि कैसे यानी उच्चतम न्यायालय की जो भूमिका संविधान निर्माताओं ने बनाई, उस भूमिका में थोड़ा चेंज की बात की जा रही है। जब कह रहे हैं कि अपील के राष्ट्रीय कोर्ट की स्थापना की जाए, और ये उसका भी जवाब होगा जो हम करें साउथ में एक बेंच बना दिया जाए, उसका भी जवाब हमारे पास ही है। तो अपील का साउथ में बेंच बनाने में प्रॉब्लम है, बल्कि रीजनल बेंचेस बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। अपील की रीजनल बेंचेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में होंगे। तो इसमें हम इस मुद्दे की बात करेंगे, कैसे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें। लेकिन पहले हम सुप्रीम कोर्ट के कार्य देखें। इसलिए हर घटना जो वर्तमान में है वो कहीं न कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो अगला है उच्चतम न्यायालय के कार्य या उच्चतम न्यायालय के न्यायिक कार्य। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मूल अधिकारों का रक्षक पहला ही महत्वपूर्ण कार्य है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उच्चतम न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण काम है मूल अधिकारों का रक्षक। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब आपको लगेगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स तो उन्हें बताए नहीं, तो कैसे हम बता देंगे? यहां हम आपको बता देंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के जो की पॉइंट है, 2-3 आर्टिकल आपको बता देंगे, जैसे काम चल जाएगा। और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स की। बाकी अनुच्छेद 25 पंथ निरपेक्षता बताएंगे, उसके साथ कर लेंगे। 32, 19, 21 यहां बता देंगे, और किसी अवसर पे सामाजिक न्याय वगैरह पे 24-25 बता देंगे। तो फंडामेंटल राइट्स को हम अलग अलग यूज कर लेंगे, और एग्जाम में ऐसे पूछे आने की संभावना ज्यादा होती है, बजाय कि आपसे पूछ ले कि पूरा फंडामेंटल राइट्स आप बताओ। अब जरा देखिए उच्चतम न्यायालय हाउ इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स। ये मूल अधिकारों का रक्षक कैसे है? उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा कैसे करता है? तो पहला, अब मूल अधिकारों की रक्षा कैसे करता है, इसमें 2-3 सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, बेसिक जो है। अब बताइए, हमारे यहां नागरिकों के अधिकार पहले आते हैं, सरकार पहले आती है? अधिकार। अब आप जरा सोच के देखिए, हमारा पूरा संविधान एक तरफ रखिए और भाग 3 दूसरी तरफ रखिए। हमारा पूरा संविधान एक तरफ रखिए। अच्छा, कोई सवाल पूछा गया है? किसी ने सवाल पूछा है कि कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट is a violation of principle of check and balance under the doctrine of separation of power। भाई सीधी सी बात है, why collegium system is known as a violation of check and balance and separation of power? Because executive power, even appointment power belong to executive. Appointment of judges by judges goes against the basic doctrine of separation of power। भाई check and balance कैसे है? If judges are appointing judges, who can check the judges? And executive is there to check judges। भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, और कार्यपालिका बताएगी कि किसी किस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन, लिंग का रिप्रेजेंटेशन, जाति का, धर्म का, दैट मे नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर जुडिशरी। कार्यपालिका रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। जुडिशरी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल। देयरफॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय जजेस गोज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो अब पता चला कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? बिल्ली खुद ही बांध रही है दोस्तों, यही तो हो रहा है। इसलिए इसे शक्ति पृथक्करण के खिलाफ माना जाता है। इस मैंने बताया था कि नहीं आपको? नहीं बताया था। सेपरेशन ऑफ पावर कोलिजन में नहीं बताया। तो सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, और सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ तो छोड़ दीजिए, इट डिनोट द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। भाई न्यायपालिका ही सब कुछ काम करेगी तो कार्यपालिका के लिए क्या काम बचेगा?
बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। अब देखिए, अब उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षा कैसे करता है? सरकार का महत्व ज्यादा है या मूल अधिकार का? दूसरी बात है, अगर सरकार मूल अधिकार का विरोध करे तो क्या होगा? लोकतंत्र में आप ज्यादा बड़े हैं सरकार? सही में? अगर आप इतने बड़े हैं तो सरकार में क्यों जाना चाहते हैं? कमाल की बात है। मतलब अच्छा, पावर सरकार में होती है, बड़े आप हैं? कमाल की बात हो गई यार, ये तो अजीब सी बात है। मतलब यू आर मोर पावरफुल और गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। यह बताइए, मोदी की शक्ति आपसे है या मोदी से आप हैं? आप तो उल्टा बोल रहे हैं। आपसे आईएएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी से आप हैं? अभी आप ज्यादा पावरफुल हैं, सरकार में शामिल होकर ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर डेमोक्रेसी का तर्क आप देखिए दोस्तों, तो अभी आप ज्यादा पावरफुल है। टैक्स पेयर इज मोर पावरफुल, टैक्स पेयर इज मोर पावरफुल देन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सरकार के अधिकारियों को जो पेमेंट होता है वो किसके पैसे जाता है? यानी डीएम साहब को पेमेंट कौन करता है? हम आप। और आप अपनी एक शक्ति पे यकीन नहीं रखते, और मोदी और राहुल भैया दौड़ रहे हैं इस समय तूफान की तरह, हमें दे दो, हमें दे दो, दे दो। क्या दे दो? वोट। अब जरा सोच के देखे, ये बताइए, हम सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार हमारे पास आ रही है। डेमोक्रेसी का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको हमेशा याद रखना है। इसलिए वाई फंडामेंटल राइट इज फंडामेंटल? बिकॉज इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द स्टेट। जो बात ध्यान रखने की है कि मूल अधिकार व्यक्ति के खिलाफ कुछ कुछ मिलते हैं, लेकिन मूल अधिकार मूलतः किसके खिलाफ मिलते हैं? राज्य के। राज्य का मतलब पुलिस, राज्य का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य का मतलब है इट मे बी प्राइम मिनिस्टर टू, राज्य का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी, राज्य का मतलब रेल, एविएशन, सबके खिलाफ अधिकार मिलते हैं। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? इस वजह से अगर सबसे बड़े हम हैं तो इस फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को। तो हमारा दोस्त कौन? हमारी इच्छा का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? कमाल है। लुक द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी इच्छा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कार्यपालिका विधायिका है, हमारे हितों की रक्षा के लिए न्यायपालिका है। यानी हमारी इतनी परवाह की गई दोस्तों, इसके बावजूद हमारी यह हाल है। एक बात आप देखेंगे, सिटीजन इज ए सेंटर इन द एंटायर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। पूरे लोकतांत्रिक संरचना में केंद्र में कौन है? नागरिक। सेंटर में नागरिक हैं, सिटीजन्स आर इन द फोकल पोजीशन इन द एंटायर डेमोक्रेटिक सेटअप। और अगर नागरिक ही समूचे केंद्र में है तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका, नागरिकों के हितों के रिप्रेजेंटेशन के लिए कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका। इस वजह से अगर देखा जाए तो न्यायपालिका को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि इट कैन प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अब सवाल है कैसे प्रोटेक्शन करती है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट है, ये कैसे प्रोटेक्ट करेगी, कौन कौन से फंडामेंटल राइट है? और न्यायपालिका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करती है तो उसके पास कुछ होने चाहिए, उपकरण तो होने चाहिए। तो दैट इज अंडर आर्टिकल 32। न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे करती है? दैट इज अंडर आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 में बात कही गई है कि यह मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। अब अनुच्छेद 32 में आप डॉक्टर के पास कभी गए हैं? अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर आपको दवाई देता है। गोगोई है ऑल्सो डॉक्टर। क्यों? बीमारियां कई प्रकार की होती हैं। आपको इस समय कोई बीमारी है? बीमारियां कई प्रकार की होती हैं। पहले शारीरिक, सर्दी जुकाम, मलेरिया, खाज खुजली, हैजा, दैट इज द फिजिकल एलिमेंट्स। मनोवैज्ञानिक बीमारी, मनोवैज्ञानिक बीमारी कि मेरा क्या होगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है,
अब ये मनोवैज्ञानिक बीमारी, या मुझे कोई याद कर रहा है। अब सवाल है, ये सब मनोवैज्ञानिक बीमारी है। कोई मुझे चाह रहा है, वेरीफाई कर लो यार, बिला वजह डोंट लिव इन डिलीजन। ये मनोवैज्ञानिक बीमारी है। दूसरा, जिस प्रकार शारीरिक बीमारी होती है, अगर शारीरिक बीमारी है तो डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक बीमारी है तो साइकेट्रिस्ट, और ठीक उसी प्रकार अगर बीमारी संवैधानिक है तो हु विल ट्रीट? कोविड। कोविड कौन ट्रीट करेगा? गोगोई। इसलिए याद रखिए, आर्टिकल 32 इज नोन एज राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उपचार तो आप जानते हैं कब लेते हैं? रेमेडी, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये उपचार कौन कर रही है? न्यायपालिका। अब सवाल है, न्यायपालिका उपचार करेगी तो डॉक्टर उपचार कैसे करता है? उसके पास कोई दवाइयां हैं बेकसूल,